कक्षा 10 के इतिहास में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के सेकंड पार्ट में जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में फ्रांस की क्रांति हो चुकी है। अब जर्मनी किस तरह से एक होता है, जो कि विभिन्न टुकड़ों में बंटा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी का नाम प्रशा था। जब प्रशा को एक कर लिया गया तो उसका नाम जर्मनी रखा गया। जर्मन क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। नेशनल असेंबली ने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान भी तैयार किया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ये पूरी तैयारी हो गई थी कि प्रजातांत्रिक शासन अब लागू होगा। लेकिन जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की स्वीकृति और मांग की, तो राजा ने उसे अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, अर्थात जो प्रजातांत्रिक शासन नहीं चाहते थे, जो किसी संविधान के अंदर राजा को नहीं रखना चाहते थे। परंतु राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और सेना की ताकत ने मिलकर दबा दी। अर्थात यह एक संविधान बना करके जो प्रजातांत्रिक तरीके से बनाया जाना था जर्मनी में राज्य, वह असफल हो गया। ये संसद उस समय चर्च जो फ्रैंकफर्ट की है वहां पर इस तरह लोग बैठे हुए थे और संविधान को बना रखा था, और इस तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं दीर्घा में, और इधर असेंबली के लोग बैठे हुए हैं कि जर्मनी में का एकीकरण करके वहां प्रजातांत्रिक शासन लागू किया जाएगा और एक राजा को उसके अंतर्गत शासन करना होगा। परंतु यह असफल हो गया। लेकिन इसके बाद उदारवादियों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा का प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। लगभग 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क व फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हासिल हुई और जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके पश्चात जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ जिसमें प्रशा के जो राजा थे विलियम प्रथम, इनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं पर काफी जोर दिया। तो इस तरह जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। लेकिन पूरे यूरोप में 1830 से 1848 तक बहुत ही आर्थिक स्थितियां खराब थीं। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह
चल रहे थे हर देश में, यूरोप महाद्वीप में। इसका कारण क्या था कि पूरे यूरोप महाद्वीप में हर देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे काम की तलाश में। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी, शहरों में भी और गांवों में भी। गरीबी में वृद्धि होती जा रही थी, फसलें बर्बाद हो गई थी, खाने की सामग्री की कीमतें भी बढ़ने लगी थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के विरुद्ध विद्रोह भी कर रहे थे। ये जर्मनी का वर्साय का हॉल है, जहां पर 1871 में जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की गई थी। ये जर्मनी, ये शब्द नहीं है यहाँ पर, प्रशा है। तो इस प्रशा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ था और इधर भी प्रशा ने अपना क्षेत्र लिया हुआ था। तो अब इस पूरे क्षेत्र को जर्मनी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और जर्मनी एकीकरण पूर्ण हुआ। अब इटली का एकीकरण देखते हैं। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बंटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंड में एक इटालवी राजघराने का शासन था। इटली का उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलियाई हैम्स वर्गों के अधीन था। इटली के मध्य भाग पर पोप का शासन था और इटली का दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजवंशों के अधीन था। स्पेन अर्थात फ्रांस में। अब इटली का एकीकरण में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो 7 खंडों में इटली बंटा हुआ था, उसके लिए ज्यूसेपे मेत्सनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे, कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। मार्सेई नामक स्थान में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, जिससे कि राजाओं को पता न चले और इस पर राजद्रोह की कोई कार्यवाही न कर पाए। ज्यूसेपे मेत्सनी का लक्ष्य शिक्षा के साथ साथ इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पक्ष में था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह में ये असफल हो गए थे और अब असफलता के पश्चात इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोन के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई थी। ये इटली का विभाजित 7 खंडों में ये मानचित्र है। इस तरफ स्पेन के राजघरानों का शासन था दक्षिणी इटली में, और इधर पोप का शासन था, और इस तरफ दूसरे दूसरे राजाओं का शासन था। अब कावूर ने क्या भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में? कावूर राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री थे। कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कावूर न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। कावूर ने फ्रांस से एक चतुर राजनीतिक व कूटनीतिक संधि की, जिससे 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया जा सका।
कावूर के सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe मैत्सनी और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के पश्चात 1860 में ये दक्षिणी इटली जो स्पेन के राजवंशों के अधीन था उसे स्वतंत्र करा लिया गया और उसके बाद 1866 में उत्तरी और 1858 में 60 में पश्चिमी और मध्य इटली को भी इटली में मिला लिया गया। अब गैरिबाल्डी ने भी इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई थी? 1860 में गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए थे। गैरिबाल्डी स्पेनी शासकों को हटाने में स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे थे। गैरिबाल्डी को हीरो ऑफ रेड शर्ट इसके नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से मैत्सिनी, कावूर और गैरिबाल्डी तीनों के प्रयासों से इटली की एकीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यह राजा बहुत ही दयालु प्रकृति के थे और अच्छा शासन करने वालों में से थे। अब ब्रिटेन के एकीकरण की अजीब दास्तान को देखते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक से ही नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान नृ जातीय थी। ये सब अलग अलग समूहों के लोग थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराएं थी, सबकी अलग अलग थी। नृ जातीय शब्द का अर्थ होता है एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। अंग्रेजी राष्ट्र की धन दौलत और सत्ता में वृद्धि होने पर वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। 1688 में अंग्रेजी संसद ने राजतंत्र से शक्ति छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया 1707 में। इससे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाया। इंग्लैंड ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक धर्म मानने वाले देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता भी की। यूरोप के मानचित्र में देखते हैं, ये इंग्लैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम ये पूरा है, जिसमें ये आयरलैंड क्षेत्र है यूके का, और यहाँ पर स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड क्षेत्र, और यहाँ आधे में वेल्स क्षेत्र। इन सब को मिले स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है और इसकी राजधानी लंदन है। जो फ्रांस के बाद इधर एक द्वीप है इंग्लैंड, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, द्वीप समूह है। 1798 में वोल्फ टोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमेन की तरफ से एक विद्रोह हुआ जो असफल हो गया।
1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण हुआ। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक नाम है उसका, और राष्ट्रीय गान को मजबूत स्थिति प्रदान की गई। जितने भी यूरोप में क्रांतियां हुई, राष्ट्रवाद की भावनाओं ने जन्म लिया। उसमें वहाँ के लोगों ने, विचारकों ने अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की और राष्ट्रवाद की भावना आई। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या क्या की गई थी? रूपक का प्रयोग किया गया था। रूपक क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत को दिखाने के लिए भारत माता का हम लोग एक दृश्य कल्पना करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के काल में कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी रूपक का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता की प्रतीक टोपी या टूटी हुई जंजीर का प्रयोग किया था। न्याय की प्रतीक महिला, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह तराजू लिए हुए है। फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी, जिससे जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। इसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया एक नारी का रूप दिया गया था, उसको राष्ट्र का रूपक बनाया गया जर्मेनिया को। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत जो वृक्ष है वह वीरता का प्रतीक माना जाता था। राष्ट्रवाद और इस साम्राज्यवाद की भावना ने यूरोप में क्या किया, देखते हैं। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। बाल्कन समस्या आई थी कि बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के सभी देश अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी, बहुत सारी जातियों के लोग रहते थे। बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक जो वर्तमान में रोमानिया है, बल्गेरिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो शामिल थे बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, और इसका परिणाम क्या हुआ? अंततः इस साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया, जो कि भयंकर विनाश का कारण बना। धन्यवाद।